बात है जुलाई 2011 की। उस समय मैंने 11th क्लास में एंट्री की थी और नया सत्र चालू होने वाला था। उसी समय पे मेरे घर वालों ने मेरी कुंडली दिखाई थी पंडित को, लेकिन पंडित ने कुंडली देख के कहा कि इसका टाइम सही नहीं चल रहा है, ये लड़का अब आपको बहुत ही परेशान करेगा। हाँ, तो अब बात करते हैं जुलाई से। एक बार की बात है, किसी डॉक्टर की बीवी रिवर के पास आई हुई थी मेरी बुआ के यहाँ पे। रात काफी ज्यादा हो गई थी और बुआ की लड़की ने मुझसे कहा कि इनको छोड़ने के लिए मैं उनके साथ चला जाऊं। पहले तो मैंने सोचा कि मैं क्यों जाऊं, और मेरा मन भी नहीं था क्योंकि रात का समय था और वापस आते समय मैं अकेला पड़ जाऊंगा, और मैं थोड़ा डरने वाला भी था। फिर भी हिम्मत करके मैं आंटी को छोड़ने के लिए जाने लगा। बीच में ही वो नदी भी थी और उसके पास एक ब्रिज था। मैं उन्हें घर छोड़ के जब वापस आ रहा था तो मैं आते वक्त बिल्कुल अकेला ही था। दिन गर्मियों के चल रहे थे और रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे का समय हो रहा होगा। मैं थोड़ा थोड़ा घबराया हुआ सा ब्रिज को क्रॉस कर रहा था। जैसे ही मैं ब्रिज के आखिरी छोर पे पहुंचा, वैसे ही बहुत जोर की अचानक से आंधी का झोंका सा आया और वो मेरी बॉडी से तुरंत टकरा गया। वो बिल्कुल किसी एकदम तेज छोटे से हवा का झोंका जैसा था, जिसका परछाई किसी इंसान जैसी लग रही थी। ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। जैसे तैसे डर डर के मैं अपने घर पे आ गया और बस उसी दिन से मेरे दिन खराब होने शुरू हो गए। तब से मैं काफी समय तक, यानी कि तकरीबन 8 से 9 साल तक परेशान ही रहा। और उसके बाद मैं अपने रूम पे जब गया तो बिल्कुल अकेला था। मेरे पापा भी मेरे साथ नहीं थे, उनको किसी काम से गांव में जाना था। मैं रूम पर बिल्कुल ही अकेला था, लेकिन जैसे तैसे मैं बिस्तर पर डरते डरते लेट गया। मुझे तुरंत नींद आती थी और मेरे शरीर के जो प्राण थे शायद वो उसी जगह पे, उसी ब्रिज पर फंस चुके थे, क्योंकि मुझे अब हमेशा आंख बंद करते के साथ ही वो ब्रिज ही नजर आ जाता था। और मुझे अब अपने सपने में भी सिर्फ वही ब्रिज दिखाई देता था। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग खराब हो गया था, कुछ सोच ही नहीं पाता था मैं। मानो मेरे को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं। कुछ दिनों के बाद जब मेरे पापा से मेरी मुलाकात हुई तो वो मुझे डांटने लगे, क्या हो गया तुझको। उसके बाद मेरे पापा ने मुझे गांव में भेजा, तो वहां पे वो मुझे किसी लेडीज के पास ले गए। उनके ऊपर देवी माता आती थी, या फिर गांव वाले ऐसा कहते थे। और उन्होंने मुझे बताया कि ये रात को एक ब्रिज पे गया था, वहां इसको एक हवा ने जकड़ लिया। फिर उन्होंने चावल के दाने से और कुछ दाने मुझे दे दिए और कहा रात को सोने के समय अपने तकिए के नीचे ने रख देना। पर कुछ दिन के बाद मैं वही मार्केट चला गया जहां मेरा कॉलेज था। इस सब के बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक तो होने लगा, लेकिन मेरे साथ एक दूसरी भी परेशानी शुरू हो गई। अब मुझे रात होते ही बहुत जोर से डर लगने लगता था। परेशानी की बात तो ये थी कि मुझे वहां पे अकेले ही रहना पड़ता था। मेरी हालत दिन प्रतिदिन बुरी होती जा रही थी। मैं रात को अब सो नहीं पाता था। पूरी रात डरते डरते मैं बिस्तर पे इधर उधर करवटें बदलता रहता था। मुझे घर के दरवाजे पे आवाजें आती रहती थी बहुत जोर से। रात 12 बजे के बाद मैं पूरी रात कम्बल के अंदर ही मुंह छुपा के लेटा रहता था, लेकिन जैसे ही सुबह होती थी तो मुझे बहुत जोर की नींद आती थी। लेकिन जब फिर से रात होती तो मेरी हालत एक बार फिर से खराब होने लगती। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं अपने आप ही हंसता था और अपने आप ही रोने लगता था। फिर मेरे पापा को बताया ये बात, तो उन्होंने मुझे फिर से गांव में भेजा, और इस बार दूसरी जगह भेजा। पास ही के मामा के गांव था, उनके साथ मैं सुबह सुबह दूसरे गांव में गया जिसे हम बाकिया कहते हैं। फिर उन्होंने
मेरा इलाज किया, वही चावल के बीज से, और जो भी घटना मेरे साथ हुई थी सब कुछ मुझे बताया। वही रात को दरवाजे पर आवाज के आना, मेरा रोना, हंसना, सब कुछ उन्होंने मुझे एक झटके में बता दिया। ये सुन के मैं काफी हैरान था। फिर उन्होंने भी मुझे चावल के बीज दिए और मुझे उन्हें रात को तकिए के नीचे रखने को कहा। उसके बाद मैं काफी ठीक महसूस करने लगा और वापस से शहर में आ गया। फिर उसके बाद हुआ यूं कि मैं एक बार अपने दोस्त के साथ शमशान भूमि गया था। वहां पे मुझे कई दिनों बाद काफी अजीब सा महसूस होने लगा, लेकिन मैंने इस बात को थोड़ा नजरअंदाज कर दिया। बस इसी तरीके से थोड़ा वक्त और बीत गया और दिसंबर में मेरे भाई की शादी थी, 3 दिसंबर को। मेरी तबीयत अचानक से मेरे भाई की शादी के समय बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। यहाँ तक कि इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि मेरे बचने की उम्मीद भी नहीं थी। मेरा वही सिलसिला शुरू हो गया था। मैं कहीं पे भी कोने पे बैठ के रोने लगता और कभी हंसने लगता। ये बात जब मेरे घर वालों ने फिर से पंडित जी को बताई, उन्होंने एक बार फिर से चावल के बीज से मुझे थोड़ा ठीक किया और कहा, ये लगता है फिर से उसी ब्रिज पे चला गया है, तभी तुम बार बार परेशान हो रहे हो। तुम्हें अब एक मुर्गे की बलि उस ब्रिज पर करनी होगी। मेरे पापा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसके बाद से ये सब घटनाएं तो धीरे धीरे कम हुई, लेकिन मेरी जिंदगी एकदम से ही बदल गई। एक लड़की के साथ मेरा अफेयर था और अचानक से उसने मुझे घर से भाग जाने के लिए कहा। मेरा दिमाग भी न जाने कहाँ खो गया था कि मैं उसके साथ भाग गया। उसके बाद मेरे घर वाले मुझे बड़ी परेशानी से ढूंढते रहे और जैसे तैसे मुझे 1 या 2 हफ्ते के बाद उन्होंने ढूंढ ही लिया। उसके बाद जब मैं उनसे मिला तो मैंने स्कूल जाने से इनकार कर दिया और मैंने कहा कि मैं नौकरी पर जाना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं अपने मौसा के साथ नौकरी के लिए चला गया। 2.5 साल तक रो रो कर मैंने नौकरी की और फिर वहां से भटकते हुए मैं मुंबई में आ गया। मुंबई में भी मेरा वक्त कुछ खास नहीं रहा। मुंबई में मैंने कई जगहों पर काम किया, लेकिन कहीं पे भी मैं टिक नहीं पा रहा था। आज सन 2020 है, तब से लेकर अब तक मैं इन सब चीजों से आज थोड़ा आराम कर पाया हूँ और अब मैं थोड़ा सुकून से रहता हूँ। अभी मैं मुंबई के एक एक्टिंग थिएटर में काम करता हूँ। मेरा धन्यवाद मेरे घर वालों को, जिन्होंने मुझे मेरे उस मुश्किल वक्त से निकलने में मेरी पूरी सहायता की और मेरी सारी गलत हरकतों को भी नजरअंदाज कर दिया ताकि मैं ठीक हो सकूं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली घटना। अब बिना समय बर्बाद किए आज की अगली घटना पर आते हैं। प्राइवेसी के कारण मैं अपना नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो घटना मेरे साथ घटी है ये बिल्कुल सच्ची है और बिल्कुल भी बनावटी नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप इस बात पे कितना यकीन करते हो और कितना नहीं। पेशे से मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। चलिए अब मैं आपको सीधा घटना ही बताता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा से ही पैरानॉर्मल चीजों में बहुत विश्वास रखता था। मैं ये हमेशा से मानता हूँ कि अगर भगवान होते हैं तो भूत भी जरूर होते हैं। तो ये मैं जो घटना आपको बता रहा हूँ ये ज्यादा दिन पुरानी नहीं है। ये इसी साल मार्च महीने के पहले हफ्ते की है और मेरे कुछ यूट्यूबर दोस्त एक हॉन्टेड ब्लॉग शूट करने के लिए महाराष्ट्र के एक ट्रेक विसापुर, जो कि लोनावाला के पास पड़ता है, वहां गए थे। मेरे बाकी दोस्तों को ये भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं था, बट मैं इन सब चीजों पे यकीन करता हूँ। और उस ट्रेक पर रात को रुकने के लिए परमिशन हमारे पास नहीं थी, फिर भी हम लोग वहां पर रुके। हमने करीब करीब 5 बजे तक ट्रेक पे चढ़ना चालू कर दिया। जैसे ही हम वहां पे कुछ आगे बढ़े तो हमें होटल वालों ने रोक लिया और ऊपर जाने से हमें मना कर दिया। हमने उनको भी बहाना देकर बोल दिया कि हम भाई ऊपर फोटोग्राफी करने जा रहे हैं और आधे 1 घंटे में नीचे आ जाएंगे। हमारी कैंपिंग साइट भी ऑलमोस्ट जंगल के बीच में ही थी। और मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं कि मैं अपने साथ एक मिनी कॉम्बैट चाकू
और एक रुद्राक्ष की माला भी लाया था, क्योंकि मुझे पता है कि जंगल में ऐसी चीजें अक्सर पीछे पड़ती हैं। तो जैसे ही हमने चालू किया हमारी ट्रिक, हमारे साथ साथ वहां का ही एक कुत्ता भी हमारे पीछे पीछे आने लगा, जो कि लगभग पूरी ट्रिक पर ही हमारे साथ था। पर पता नहीं, मुझे वो कुत्ता कुछ अजीब सा ही लग रहा था, मानो वो शायद कुछ छुपा हुआ मैसेज या फिर हमारी रक्षा करने के लिए आया हो और साथ साथ चल रहा हो। तो जैसे ही शाम का टाइम हुआ और थोड़ा अंधेरा होने लगा, मैंने और मेरे सारे दोस्तों ने मिलकर वहां पे आग जला दी और वहां पे कैंप लगा लिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि हम आग को बार बार कोशिश करने के बाद भी जला नहीं पा रहे थे। जैसे ही हम कोशिश करते, तुरंत एक जोर का हवा का झोंका आ जाता और आग को बुझा देता था। ये चीज लगभग 2 से 2.5 घंटे तक ऐसे ही चलती रही। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मेरे सारे दोस्त यूट्यूबर्स थे और हमारे एक दोस्त के पास रिंग लाइट भी थी, तो हमने उसी से काम चला लिया और उसी को जला के वहां पे बैठ गए। जैसे तैसे जब बाद में जाके आग जल गई और हम दोस्त हमारी मस्ती में मजे कर रहे थे, हम लोग वहीं पे आराम से मस्ती करने लगे। लेकिन मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो कि शायद पीछे से हमारी ओर घूर रहा है, हमारी सारी हरकतों पे नजर है उसकी। मैंने मेरे दोस्त को भी यही चीज बोली, तो वो बोला कि नहीं यार, ये सब वहम होता है, कुछ नहीं होता। तो मैंने भी उसकी तसल्ली के लिए बात मानकर मैं भी इंजॉय करने लगा। तो जैसे ही रात हुई, गुप अंधेरा चारों ओर फैल गया और रात के कीड़ों की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। लेकिन ये माहौल सभी लोगों को अंदर से थोड़ा थोड़ा डरा भी रहा था। हमने रात का खाना खाया और सोने के लिए जाने लगे। अब मैं आपको बता दूं कि मेरी एक आदत है कि घर के अलावा किसी भी बाहर की जगह पे मुझे नींद नहीं आती थी, और वहां पे तो वो फिर भी एक भयानक सा जंगल जैसा था। और ऐसी जगहों पे मेरे हिसाब से तो अक्सर भूत प्रेत का खतरा होता ही है। और उनके साथ साथ जंगली जानवर, लुटेरे, गांव के लोकल्स। हमने उन लोगों से बोला था कि हम कुछ देर के लिए ही आ जाएंगे, हो सकता है कि कोई हमें परेशान करने के लिए आ जाए। मेरे दिमाग में न जाने क्यों ऐसी अनहोनी की ही बातें चली जा रही थी। अब आप मुझे ज्यादा नेगेटिव समझो या फिर कुछ और, ये सब मैं सोच ही रहा था कि ठीक उसके 15-20 मिनट के बाद ही वो कुत्ता जो हमारे साथ साथ ऊपर तक आया था, वो जोर जोर से रोने लगा, जैसे कि उसे भी किसी और के होने का एहसास हो गया हो। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो मैंने ध्यान दिया कि वो उस ओर के घने अंधेरे में देखकर बार बार भौंके जा रहा है और रो रहा है। मैंने उस अंधेरे की तरफ देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखा, और मैं उसी दिशा में आगे की कुछ दूरी पर भोले बाबा का मंदिर भी था। वहां पर कुछ तो था, क्योंकि वहां पे कुछ चमकीला सा, लेकिन पता नहीं क्या था। बस वो वहां पर रुका हुआ था और वो कुत्ता उसको देखकर ही भौंक रहा था। जैसे ही मेरी नजर उस पे पड़ी तो मेरी हालत थोड़ी खराब सी होने लगी, डर से कि क्या है वो। और मुझे डरने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास रुद्राक्ष की माला थी और एक चाकू भी। मैंने फौरन कैंप में जाके वो दोनों चीजें निकाल ली। पता नहीं क्यों मेरी नजर उससे हट ही नहीं पा रही थी। मेरे दोस्त जो कि मेरे बाजू में ही सोया हुआ था, उनको भी नहीं उठा सकता था, क्योंकि उस समय रात के 3:30 बज रहे थे। मुझे पता नहीं वो क्या था, एक अच्छी आत्मा या फिर एक बुरी आत्मा। बुरी आत्मा होती तो फिर वो मंदिर के पास क्या कर रही थी, और अगर अच्छी आत्मा थी तो उसने हमारी आग जलने क्यों नहीं दी। मैं उसे देखे ही जा रहा था और वो अचानक से ही हवा में एकदम से गायब हो गई, जैसे कि मूवीज में हम लोग अक्सर देखते हैं। वो मेरी आंखों के सामने से ही गायब हो गई। जैसे ही फिर सुबह के 4 बजे मैं चादर के अंदर छुप के सोने लगा। बस मैं राह देख रहा था कि कब सुबह हो जाए और सूरज निकल आए और ये घटिया रात निकल जाए। ये चीज मैंने मेरे दोस्तों को नहीं बताई, क्योंकि वो वैसे भी मेरी बात का यकीन नहीं करते। उसके बाद हम सही सलामत आराम से घर पहुंच गए,
लेकिन अब भी जब मैं सोचता हूँ तो मैं हैरत और परेशानी में आ जाता हूँ कि आखिर वो चीज थी क्या। अब मैं जो आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ ये मेरे गांव की है। दरअसल हमारे गांव में एक मामा पीर नाम की चीज पाई जाती है। आपको मैं बता दूं कि मामा पीर एक भगवान का स्वरूप माना जाता है और वो रात को कुछ नए दिनों में ही दिखाई देता है। वो बस नसीब वाले लोगों को ही होते हैं जिन्हें उनके दर्शन होते हैं। वैसे तो वो किसी को कुछ नहीं करते, बट एक बार अगर उनको किसी ने देख लिया तो अक्सर कमजोर दिल वालों की मृत्यु हो जाती है। वो सफेद कुर्ता और धोती पहन के दिखते हैं, लोग उनकी पूजा भी करते हैं और अगर वो प्रसन्न हो गए तो आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छी हो जाती है उनकी कृपा से। दरअसल हमारे खेत पे काम करने के लिए हमने एक शादीशुदा जोड़े को काम दिया हुआ था। उनके पास घर नहीं था तो हमने उन्हें अपने खेत में ही सोने की परमिशन दे दी थी। तो बात है एक रात की, जब 2:30 से 3 बजे रहे थे, उन्होंने अचानक से ध्यान दिया कि उनके पास ही एक लंबा सा आदमी खड़ा है। ये देखकर वो थोड़ा चौंके और उसकी तरफ जाने लगे, लेकिन भयानक बात ये थी कि जैसे ही वो उनके पास जा रहे थे वो आदमी और भी ज्यादा लंबा होता जा रहा था। हमारे गांव में अक्सर ये बताया जाता है कि अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो उसके पास कुछ मत करो, बस जाकर एक बीड़ी और माचिस वहां पे रख लो और चुपचाप वहां से चले आओ। ये बात उन लोगों को भी पता थी जो कि हमारे खेत में रह रहे थे। उन्होंने फौरन ही ऐसा ही किया और चुपचाप बीड़ी और माचिस रख के वहां से निकल गए। वो लोग अगले दिन सुबह सुबह ये बात बताए तो पूरे गांव में ये बात वायरल हो गई। अब इस घटना के बारे में मुझे ज्यादा कुछ अच्छे से तो नहीं पता, लेकिन जो भी पता था मैंने आपको बता दिया। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ये बात जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की अगली घटना हमें भेजी है दिशा जी ने। वो वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब उनकी घटना को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करते हैं। मैं जब 10th क्लास में थी तो मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए थे। हमारी फैमिली में हम 3 लोग थे, मैं, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से दिन गुजर रहे थे। हम लोग उस समय काफी ज्यादा गरीबी में डूबे हुए थे। कैसे भी करके बड़ी मुश्किल से मेरी पढ़ाई चल रही थी। अक्सर मेरी मम्मी के शरीर पर कई बार हमने नाखूनों के खरोंचने के निशान देखे थे, लेकिन पहले तो हमने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कुछ दिनों के बाद तो हमने इसे इग्नोर करना ही शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं कि मेरे पापा मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और मैं एक अलग कमरे में सोती थी और मेरी मम्मी और भाई अलग रूम में। एक बार अचानक से आधी रात को मेरी नींद खुल गई और मुझे ऐसा लगा कि कोई तो मेरे रूम में है शायद, लेकिन असल बात तो ये थी कि वहां पे कोई भी नहीं था। मुझे अचानक से अंदर से ही डर लगने लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है, तो मैंने फिर से सोने की कोशिश की। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो कि कमरे में इधर से उधर घूम रहा है। फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई आके मेरे पीछे सो गया है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। डर के मारे उस समय मेरी क्या हालत थी, ये बात मैं आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकती। अभी ये सब मेरे लिए समझ पाना मुश्किल ही था कि मुझे अचानक से किसी के चलने की आवाज आने लगी। ये आवाज सुन के भी मैं बहुत ही ज्यादा डर गई और मैं बेड पे ही चुपचाप लेट गई। वो आवाज कुछ देर तक आती रही और उसके बाद बंद हो गई। जैसे तैसे पूरी रात मैंने जाग के ही गुजार दी और सुबह सुबह होते ही ये घटना मैंने अपनी मम्मी को जाके बता दी। इस पर मेरी मम्मी का ये कहना था कि ये सब मेरा वहम है, लेकिन मुझे वाकई में डर लग रहा था। मम्मी ने मुझे शांत करने की कोशिश की
और मम्मी की बात मान के मैंने भी सोचा कि शायद मेरा वहम ही होगा। लेकिन उसके लगभग 2 दिन बाद मुझे सपना आया कि किचन में हमारे घर में कोई है और मैं वहां पे उसे देखने गई हूँ। मैंने देखा कि मैं किचन में गई तो मेरे पापा वहां पे खड़े थे और वो मुझे देखकर बिल्कुल चौंक गए और देखा कि वो मेरा अचानक से गला पकड़ के ऊपर ले जाने लगे। फिर झट से मेरी नींद खुल गई और मैंने ये सपना तुरंत ही मम्मी को जाके बता दिया। मम्मी ने कहा कि शायद तेरे पापा ने अभी भी नया जन्म नहीं लिया है। उसके 4-5 महीने बाद तक मुझे पापा के सपने आते रहते थे और मैं अचानक से ही नींद में अकड़ जाया करती थी। हाथ और पैर मेरे हिल नहीं पाते थे और मुझे बड़ी भयानक भयानक आवाजें आती थी। मेरी मम्मी ने सारी बातें एक पुरोहित जी को बताई और अपने शरीर पर आने वाले नाखूनों की खरोच के निशान के बारे में भी पूछा। तो उन्होंने कहा आत्मा के पास कुछ बोलने की क्षमता नहीं होती, तो वो ऐसा करके ही कुछ बोलना चाहती है। उस पुरोहित ने मम्मी से कहा कि घर में एक पूजा करनी चाहिए, तभी ये सब ठीक हो सकता है। उसके करीबन 2 दिन बाद ही हमने वो पूजा घर में करवा ली और उसके बाद से धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। अब मुझे डरावने सपने आने भी बंद हो गए हैं। मेरे पापा को गए हुए इस दुनिया से 4 साल हो चुके हैं। आशा करती हूँ आगे भी सब कुछ एकदम ठीक ही रहे। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की हमारी आखिरी कहानी की ओर। ये कहानी हमें भेजी है अरीब ने, तो चलिए अब उन्हीं के नजरिए से अब उनकी घटना को जानते हैं। मेरा नाम अरीब है और मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मैं जो एक घटना बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच्ची है और एक्चुअली ये स्टोरी मेरे नाना जी के घर की है। तो उनके घर में सिर्फ 6 लोग ही रहते हैं और उनका घर काफी बड़ा है और उसमें ऊपर के 2 फ्लोर हमेशा ही खाली रहते हैं। वहां पे ज्यादा कोई आता जाता भी नहीं है और मेरे नाना के घर से अलग कर एक घर भी है और वो एक खंडर है जो कि करीब पिछले 70-80 साल से बिल्कुल खाली है। आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि उस घर का जो मालिक था वो बहुत ही अमीर था, इसीलिए उनके नौकर ने उनके खिलाफ साजिश की और धोखे से उन्हें मार दिया। उस घर में सिर्फ 3 लोग ही रहते थे, हकीम जी, उनकी पत्नी और उनका बेटा। बस तो नौकर ने उन्हें मार दिया और तब से आज तक वो घर बिल्कुल खाली ही पड़ा हुआ है और वहाँ कोई भी आता जाता भी नहीं है। रात में करीब 2 से 3 बजे के बीच में उस घर में रोने की आवाजें आती हैं और वो आवाजें एक ने नहीं बल्कि कई लोगों ने अक्सर सुनी है। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी नानी ऊपर के 3rd फ्लोर में जाकर सफाई कर रही थी, तो अचानक से उनको लगा कि जैसे उन्हें कोई देख रहा है, लेकिन उन्होंने पहले तो इस चीज को इग्नोर कर दिया। उसके बाद से उन्हें बुरे सपने आने स्टार्ट हो गए और कुछ समय बाद ही उनकी तबीयत भी खराब हो गई और एक वक्त ऐसा आया कि बस उनकी आखिरी सांस चल रही थी। उन्होंने मेरी मम्मी से बताया कि रोज रात को कोई उनके सीने पर बैठकर उनका गला दबाता है, लेकिन मेरी मम्मी ने सोचा कि वो शायद ऐसे ही कह रही हैं और उनकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बट मेरी नानी अगले दिन ही चल बसी और फिर कुछ दिनों बाद मेरी मम्मी नीचे रूम में अकेले नमाज पढ़ रही थी, तो उन्हें सुनाई दिया ऐसा कि जैसे 2 या 4 लोग मिलकर खूब बातें कर रहे हैं। मम्मी ने ऐसा सुना और वो नमाज छोड़ के भागी। उन्होंने सबको बताया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात का यकीन नहीं किया क्योंकि उस वक्त घर में कोई भी नहीं था। सबने ही सोचा कि ये उनका वहम है और वहम समझ के ही उन्होंने ये बात इग्नोर कर दी। एक दिन मेरे नाना रात में 4 बजे तक टॉयलेट करने के लिए गए थे और जब वो टॉयलेट करके निकल रहे थे तो उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें जोर से पकड़े हुए है, लेकिन उस वक्त वो चिल्लाना चाह रहे थे लेकिन उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। उन्हें उसके बाद हार्ट अटैक आ गया, इसी कारण से उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में वो 3 महीने तक रहे, लेकिन कभी भी उनकी तबीयत एकदम से सही हो जाती और कभी भी खराब, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल में ही रखना पड़ता था।
जब मेरी मम्मी नाना जी से मिलने हॉस्पिटल गई तो वो आईसीयू में थे। तो नाना बता रहे थे कि उनके पैर के पास एक औरत बैठी है और उन्हें घूर रही है और ये एक शैतानी हंसी हंस रही थी। और उसी दिन से नाना का ये हाल है। और वो औरत कभी कभी अचानक से मेरे सामने आती है और फिर गायब हो जाती है। फिर मेरी मम्मी ने ये बात अपनी एक दोस्त से भी बताई। तो उनकी दोस्त जो थी वो बहुत नमाज कुरान पढ़ती थी। तो उनके ऊपर बाबा आते थे। एक तो जब मेरी दोस्त की मम्मी ने पूछा तो बाबा आ गए उनके ऊपर और मेरी मम्मी की दोस्त की आवाज एकदम से भारी सी हो गई और उन्होंने बोला मेरी मम्मी से कि बेटी जाओ, तुम जहाँ तुम्हारे पापा सोते हैं उस रूम की और टॉयलेट की और ऊपर के 2 फ्लोर जो एकदम सब गंदे पड़े हैं सबकी अच्छे से सफाई करवाओ और फाटिया डलवाओ और हर जुम्मे की रात यानी कि थर्सडे को सफाई होनी चाहिए वहाँ पे। तो मम्मी ने ऐसा ही किया। फिर मेरे नाना जी कम से कम 8 दिन में अच्छे हो गए और उसके बाद रिकवर होकर घर आ गए। उसके बाद से आज तक उन्होंने उस औरत को फिर से नहीं देखा। और काश हमने ये काम पहले किया होता तो जैसे मेरे नाना बच गए शायद मेरी नानी भी बच जाती। बस दिल में हमेशा यही गम रह जाता है कि अगर हमने ये काम पहले कर लिया होता तो शायद हमारी नानी भी आज हमारे बीच में होती। दोस्तों, आज की पहली कहानी एक वीरवुल्फ के बारे में होगी। ये कहानी मैंने एक इंटरनेट से एक वेबसाइट से पढ़ ली है। ये घटना मुझे काफी जेन्युइन लगी, इसलिए मैंने सोचा कि इसे आपको बताना सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं कहानी को सीधा शुरू करता हूँ। आज मेरा 70वां जन्मदिन मनाया गया। जिंदगी में अब बस एक ही इच्छा बाकी रह गई थी कि पिछले 35 सालों से चल रहे मुकदमे के फैसले का, जिसका फैसला आज कोर्ट में सुनाया जाना था। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वो जमीन जिसे मेरे पति ने बड़ी मेहनत से खरीदी थी हमसे छीन ली गई। हेनरी ने जंगल के बीचों बीच 50 एकड़ में फैली उस जगह के एक हिस्से में एक बेहद ही आलीशान मकान हमारे रहने के लिए बनवाया था। घोड़ों के लिए एक अलग अस्तबल के साथ गायों के रहने के लिए एक अलग गौशाला। जंगल के बीचों बीच होने के कारण कई बार जंगली जानवरों के साथ हमारा आमना सामना हो जाता था। कटीले तारों की बाड़ लगी होने के बावजूद वो अंदर घुस जाकर मुर्गियों को उनके दड़बों से उठाकर ले जाते थे। हेनरी के साथ मेरी शादी हमारे पैतृक निवास में हुई थी और शादी के फौरन बाद हम दोनों यहाँ आकर रहने लगे थे। हर रोज सुबह शाम मैं अपने पति की बाहों में बाहें डालकर मैं जंगल में घूमती रहती थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ इतने घने थे कि सूरज की किरणें भी धरती तक नहीं आ पाती थी। यहीं पर हमें वो मिला था। उस समय 6 या 7 साल की उम्र ही होगी। हेनरी ने अपनी जान को जोखिम में डालकर उस बच्चे को उस भयानक से जानवर से बचाया था। उस जानवर ने बच्चे के शरीर को जगह जगह से अपने दांतों से काटा हुआ था। हेनरी फौरन उसे शहर के अस्पताल में ले गए थे। वहीं उसका इलाज करवाया और जब वो ठीक हो गया तो हेनरी उसे अपने ही घर ले आए और उसका नाम उन्होंने पीटर रख दिया। उसके लाल रंग के बाल, नीली आंखें, चौड़ा माथा, तीखे नैन नक्श मेरे अंदर ममता जगाते थे। उस दिन के बाद जब भी हेनरी जंगल में जाते थे अपनी गन हमेशा अपने पास रखते थे। मैं उनकी इस आदत पर कितनी बार भी हंसी हुई थी। हेनरी, गन घर पर छोड़ दिया करो, हम कौन सा जंगल के बीच जा रहे हैं, अपनी सीमा में ही तो रहते हैं। कमर में बंधी लेदर की बेल्ट के होस्टलर में गन रखना अब उनका पैशन बन चुका था। जंगल से लौटते वक्त उनके हाथ में अक्सर तीतर बटैर होते थे। सुनसान जंगल में जब भी उनकी गन की आवाज गूंजती थी मैं समझ जाती थी कोई तो आज इनकी गन का शिकार हुआ है। कुछ सालों के बाद मेरी गोद में एक नन्ही सी परी आ गई। हम दोनों का सारा ध्यान बस अपनी बच्ची में लग गया। हेनरी का भी बाहर जाना कम हो गया था। सारा समय वो अपनी प्रिंसेस के साथ बिताया करते थे। जेनिफर 5 साल की हो चुकी थी। मेरा सारा समय दोनों बच्चों की देखभाल में ही बीतने लगा। जेनिफर और पीटर सारा दिन एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। मैंने हेनरी को अपने मन की बात बताई। भगवान ने एक बेटी दे दी है, मैं पीटर को भी गोद लेना चाहती हूँ। मेरे इस फैसले से हेनरी बहुत खुश हुए। हमने वकील से मिलकर सारी बातचीत कर ली और उससे जरूरी कागजात तैयार करने के लिए कह दिया। उस दिन हेनरी इसी वजह से शहर गए हुए थे तो घर लौटने में रात तो होनी तय ही थी। उस दिन ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी।
घर में इतनी लकड़ियां नहीं थी कि रात भर का काम चल सके। पीटर कुल्हाड़ी उठाकर जंगल से लकड़ियां तोड़ने चला गया। मैं जेनिफर को सुलाकर बाहर आ गई। पीटर को जंगल में गए काफी समय हो चुका था। अब मुझे उसकी चिंता हो रही थी। आसमान में चांद अपने पूर्ण निखार पर था। ठंड की वजह से चारों तरफ कुहासी सी छाई हुई थी। हवा की सरसराहट भी मेरी धड़कन बढ़ा रही थी। खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। जब मुझे डर लग रहा है तो उस मासूम बच्चे की क्या हालत होगी। चांद की रोशनी का सहारा लेते हुए मैं जंगल में आगे बढ़ रही थी। सुनसान रात में दूर से ही सियार, चीतल, चमगादड़ों की आती आवाजें बहुत ही भयानक लग रही थी। इतनी ठंड में भी मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। कुछ ही दूरी पर दो आकृतियां मुझे नजर आई। पेड़ की ओट से मैं उन पर नजर रखने लगी। एक भेड़िया काफी बड़े आकार का था। नहीं, वो कुछ और ही लग रहा था। भेड़िए से भी कुछ ज्यादा ही ऊंचा। दोनों भेड़िए चांद की तरफ मुंह करके अपनी आवाज निकाल रहे थे। वही आवाज जिसे सुन के किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। मैं आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी और उसी समय चांद को बादलों ने ढक लिया। जब कुछ देर बाद चांद बादलों की ओर से बाहर निकला, भेड़िए की जगह अब वहां पे पीटर खड़ा था और भेड़िए से गले मिल रहा था। उसने पास रखी लकड़ियों के गट्ठर को उठाया और घर की ओर चल दिया। मैंने अपने मुंह पर कसकर हाथ रख लिया, कहीं मेरी चीख न निकल जाए। मैं नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि मैं उसकी सच्चाई जान चुकी हूँ। मैं उससे पहले घर पहुंचना चाहती थी। जेनिफर घर में अकेली सो रही थी। मैं जल्दी से घर पहुंचकर जेनिफर के पास जाकर उसे देखने लगी। वो बिना किसी खौफ के अपने पलंग पर सो रही थी। पीटर भी थोड़ी देर के बाद घर पहुंच गया। उसने मुझे आवाज लगाई, मिसेस जेम्स, मैं लकड़ियां ले आया हूँ। ठीक है, रख दो और तुम भी जाकर सो जाओ। एक बार जेनिफर को देखना चाहता हूँ। ऊपर आ जाऊं? नहीं, वो सो रही है, अब तुम भी जाकर सो जाओ। उसको देखे बिना तो मैं कभी नहीं सोया मिसेस जेम्स। कोई बात नहीं, कल सुबह देख लेना। तुम अभी जंगल से आए हो, तुम्हारे कपड़े भी गंदे होंगे। मुंह हाथ धोकर कपड़े बदलकर सो जाओ, जैसा आप कहें। कहकर वो भी अपने कमरे में चला गया। उससे इस तरह बात करने से मुझे खुद को भी तकलीफ हो रही थी। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों नहीं उससे पहले जैसे बात कर पा रही हूँ? मैं हेनरी को क्या कहूंगी? हम तो पीटर को गोद लेने का सोच रहे थे, पर वो तो एक वेयरवुल्फ है। मैं क्या एक वेयरवुल्फ को अपना सरनेम दूंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो हमारे खानदान का एक हिस्सा नहीं बन सकता। और कुछ सोचते हुए मैंने अपना मन पक्का कर लिया। मेरी पूरी रात कमरे में चहलकदमी करते हुए बीत गई। अगले दिन सुबह पहले जैसी नहीं थी। मैंने पीटर को जेनिफर के पास जाने से मना कर दिया था। मैं पहले हेनरी से बात करना चाहती थी। पीटर घर पर ना रहकर बाहर अस्तबल के पास जाकर खड़ा हो गया। मैं बाहर मुर्गियों के अंडे इकट्ठे करने गई तो वहां खड़ा वो रो रहा था। उसे रोते देख मेरा मन पसीज गया। उसके पास जाकर मैंने उसे गले लगा लिया। मैं इतनी निष्ठुर कैसे हो गई? अगर कल मैं कुछ नहीं देखती तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैंने किताबों से उसके बारे में काफी जानकारी हासिल की। कुछ बातें दिल दहला देने वाली थी। अगर इंसान का खून इनके मुंह लग जाता है तो ये काफी खतरनाक हो जाते हैं। इसके बावजूद मैंने सोच लिया कि मैं हेनरी को कुछ नहीं बताऊंगी। दोपहर तक हेनरी घर पर आ गए। उनके हिसाब से बस कुछ ही फॉर्मेलिटीज बची थी और वो भी जल्दी ही पूरी हो जाएंगी। वो थके हुए थे, फिर भी कुछ समय दोनों बच्चों के साथ बिताकर अपनी स्टडी में चले गए। पीटर के व्यवहार में मैंने किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं देखा। फिर भी मेरी निगाहें हर वक्त उस पर ही रहती थी। मैं किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं करना चाहती थी। 1 महीने के बाद हेनरी को फिर से शहर जाना था। पीटर को गोद लेने और जायदाद में उसकी हिस्सेदारी को लेकर कुछ अड़चनें आ रही थी। इसीलिए वो 2 दिन पहले ही शहर के लिए रवाना हो गए थे। आज एक बार फिर से पूर्णिमा की रात थी। मेरी नजर शाम से ही पीटर के ऊपर थी। मैं देख रही थी सूरज ढलते ढलते उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ काम का बहाना बनाकर वो घर से बाहर निकल गया। जंगल के भीतर से भेड़ियों के गुर्राने की आवाजें आ रही थी। आज से पहले मैंने एक साथ इतनी सारी आवाजें कभी नहीं सुनी थी। या ये भी कह सकती हूँ कि मैंने पहले कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया। जंगल है तो जंगली जानवरों की आवाज तो सुनाई देंगी ही। उधर हेनरी अपने वकील जॉन को साथ लेकर घर वापस लौट रहे थे। जॉन ने पीटर से कुछ जरूरी कागजात पर साइन करवाने थे और रात हमारे साथ बिताकर सुबह सुबह वापस शहर जाकर कोर्ट में पेपर उसी दिन जमा करवाने थे।
आज कितना बड़ा खतरा उनके सामने आने वाला है, हम में से कोई नहीं जानता था। हेनरी अपनी कार आराम से चलाते हुए आ रहे थे। जंगल के बीच सड़क पर उनकी कार के सामने भेड़ियों के झुंड आकर खड़े हो गए। काफी बार हॉर्न बजाने के बाद भी जब वो नहीं हटे तो हेनरी ने अपनी गन से उन पर गोलियां चला दी। एक दो भेड़िए गोली लगने से मर भी गए, बाकी इधर उधर भागने लगे। सिर्फ एक सबसे बड़ा भेड़िया वहां से नहीं हटा और उसने कार पर ही हमला बोल दिया। उसकी ताकत का अंदाजा शायद हेनरी को भी नहीं था। उसने कार को इतनी जोर से धक्का मारा कि कार पलट गई। हेनरी और जॉन कार से निकलने की कोशिश करने लगे। इधर गोलियों की आवाज सुनते ही पीटर जंगल की ओर भागा और भागते भागते वो भी एक भेड़िए के रूप में आ गया। उसको ऐसे भागते देख किसी अनहोनी की आशंका से मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। मुझे अपने पीछे आते देख वो मुड़कर घुर्राने लगा। मैं एकदम से ठिठक गई, पर अगले ही पल बिना समय गवाए वो जंगल में अंदर लुप्त हो गया। मुझे हेनरी और जॉन की चिंता हो रही थी। मैं अंदाजे से सड़क के किनारे किनारे चलने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे हेनरी की कार की हेडलाइट्स दिखाई दी। हेडलाइट की रोशनी में ही मैंने देखा कि एक भेड़िया हेनरी के ऊपर आक्रमण कर रहा था। वहीं पास ही जॉन का लहूलुहान शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था। जिसे भेड़िए ने हेनरी को पकड़ा हुआ था, उस पर एक दूसरे भेड़िए ने आक्रमण कर दिया। वो हेनरी को छोड़कर आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ गए। दोनों ही बहुत ताकतवर थे। लड़ाई करते हुए गुर्राने की आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही थी। पूरे आधे घंटे तक उनकी लड़ाई चलती रही। दोनों के शरीरों से खून बह रहा था। आखिर एक भेड़िए ने दम तोड़ दिया और दूसरा चांद की ओर देखकर जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। हेनरी जॉन के शरीर जमीन पर लहूलुहान पड़े हुए थे। मैं समझ चुकी थी कि पीटर ने हेनरी को बचाने के लिए अपने ही साथी को मार दिया है। मेरे कदमों की आहट सुनते ही वो वहां से भाग गया। मैं भागकर उन दोनों के पास गई। हेनरी और जॉन दोनों इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उन दोनों की मौत की जिम्मेदार मैं थी। मुझे हेनरी को सब कुछ पहले से ही बता देना चाहिए था, पर मेरी ममता बीच में आ गई। पीटर ने भी अपने बेटे होने का फर्ज निभाया था, पर वो अपने हेनरी की जान नहीं बचा सका। उस दिन की घटना के बाद पीटर को मैंने कितने दिनों तक नहीं देखा। शायद वो मुझसे नजरें मिला ही नहीं पा रहा था, या कुछ और वजह होगी जो मैं नहीं जानती हूँ। हेनरी और जॉन की मौत के बाद हर पूर्णिमा के रोज जंगल में किसी न किसी इंसान की शक्त विषक्त लाश मिलने लगी। पुलिस की बहुत कोशिशों के बाद भी वो नहीं जान पाए कि ये काम कौन कर रहा है। इस पूरे जंगल को सरकार ने हॉन्टेड घोषित कर दिया और मुझे अपना घर हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ा। जिस दिन हम घर छोड़कर जा रहे थे, उस दिन पीटर मुझसे मिलने आया था। वो मेरे गले लगकर सुबक सुबक कर रो रहा था। जेनिफर भी उसे इतने दिनों के बाद देखकर रोने लगी। मैंने उसे बस इतना ही कहा, मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ, तुम साथ चलोगे? लेकिन उसने मना कर दिया, नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता। शायद मैं सिर्फ जंगल के लिए ही बना हूँ। जेनिफर के लिए वो जंगली सफेद फूलों का गुलदस्ता लेकर आया था। उसे देते हुए बोला, मुझे भूल तो नहीं जाओगी? नहीं, कभी नहीं, मैं फिर से तुमसे मिलने आऊंगी। मैं अपने पिता के घर वापस लौट आई, पर पीटर को मैं कभी नहीं भूली। एक बार दरवाजे पर डोरबेल बजी और मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में कोर्ट के फैसले के पेपर थे। मुझे उन पेपरों को पकड़ाकर वो चला गया। कुर्सी पर बैठकर मैं कोर्ट के फैसले को पढ़ने लगी। हम मुकदमा जीत गए थे। हमारा घर, हमारा जंगल हमें वापस मिल गया था। मैं ये भी जानती थी कि ये सब कैसे संभव हुआ। पीटर के जंगल में रुकने के बाद किसी भी आदमी की मौत की खबर नहीं आई। पीटर अब उस जंगल का रखवाला बन चुका था। पूर्णिमा के दिन वो खुद को जंगल की एक गुफा में छुपा लेता था ताकि चांद की चांदनी उस तक नहीं पहुंच सके। मैंने जेनिफर को फोन मिलाया और उसे कोर्ट के फैसले के बारे में सब बता दिया। हम दोनों घर वापसी की तैयारी करने लगे। शहर की बड़ी बड़ी इमारतें पीछे छूटती जा रही थी और हम अपनी दुनिया में प्रवेश कर रहे थे। यहाँ कुछ भी बदला हुआ नहीं था, सब कुछ वैसा का वैसा ही था। पीटर ने हमारी कार को जंगल के अंदर आते हुए देख लिया था। हमसे पहले ही वो घर के बाहर खड़ा था। हमें देखते ही आगे बढ़कर उसने कार का दरवाजा खोला और बोला, वेलकम मिसेस जेम्स। हेलो पीटर, कैसे हो? पीछे से आवाज आई, हेलो पीटर। उसने मुड़कर देखा, जेनिफर, तुम कितनी बड़ी हो गई हो? मैं बड़ी हो गई हूँ, तुम भी तो खुद को देखो, बालों में अभी से सफेदी झलक रही है। कोई हमारा परिचय करवाएगा? ये कौन बोल रहा है? मैं हूँ हेनरी। पीटर, ये मेरा बेटा हेनरी है, जेनिफर ने कहा।
उसके बाद से हमारी जिंदगी पहले ऐसे ही लगभग नॉर्मल सी ही हो गई, लेकिन कभी भी मैं इस बड़ी दुर्घटना को भूल नहीं सकती। ये घटना आप में से ज्यादातर लोगों को तो सिर्फ एक कोरी बकवास लगेगी, लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगी कि मेरे साथ ये घटी है और मुझे पता है, तो मुझे इससे ज्यादा साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की तरफ। ये घटना छत्तीसगढ़ में घटी थी और ये घटना भी एक यूजर ने इंटरनेट पे पोस्ट की है। तो चलिए अब उस घटना को मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना शुरू करता हूँ। कई लोग कहते हैं कि अपना विशेष देव पितरों से संबंधित अनुभव किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, ऐसी घटनाओं पर ज्यादातर लोग तो विश्वास करते ही नहीं हैं, और दूसरा, प्रकृति के रहस्यों को गुप्त न रखने पर भविष्य में कुछ अनिष्ट होने की आशंका रहती है। यदि कोई दिव्य या अलौकिक अनुभव लोक मंगलकारी हो अथवा हो सकता है, तब उसे प्रकट करने में कोई हानि नहीं। ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1998 की है। तब मेरी पोस्टिंग हसदेव बागो परियोजना की सिंचाई कॉलोनी स्थित विद्यालय में थी। मुझे रहने के लिए सिंचाई विभाग का मकान मिला हुआ था। मेरे निवास के दाईं ओर सिर्फ 4 मकान, 3 एच टाइप के और एक जी टाइप का था। उसके आगे छोटी सी सड़क और सड़क के उस पार जंगल। जंगल के शुरुआती सिरे हमारे निवास के दाएं पिछले कोने में बहुत पुराना शमशान था, जिसका उपयोग दूर दराज के गांवों तथा नगरों में रहने वाले कर्मचारी अपने प्रियजन का अंतिम संस्कार हेतु करते थे। जंगल से आगे बांगो बांध का जल भराव क्षेत्र है। मेरे मकान के सामने व बाई ओर मकान हुए थे, जिनमें सिंचाई तथा अन्य विभागों में कार्यरत अधिकारी तथा कर्मचारी रहते थे। उस वर्ष अनंत चतुर्दशी 24 सितंबर को थी। अनंत चतुर्दशी 10 दिवसीय गणेश उत्सव का अंतिम दिन होता है। इस दिन घरों तथा गणेश पंडालों में हवन पूजन और विसर्जन की धूम रहती है। देवता की विदाई चतुर्दशी को की जाती है, किंतु मूर्ति विसर्जन का कार्य श्रद्धालु अपनी सहूलियत से तथा बाजे गाजे के तथा धूम धड़ाके के साथ करते थे। कॉलोनी के गणेश पंडाल में दिन में होम हवन संपन्न हुआ और रात में छत्तीसगढ़ी नाच का आयोजन था। दोनों बच्चे वहां पे काफी ज्यादा बोर होने लगे थे, तो हम जल्दी ही घर को लौट आए थे। रात में बड़े ही अजीब सा शोर सुन के मेरी नींद खुल गई। लगा कि मानो कम से कम 50-60 आदमी एक साथ बातें करते हुए इधर ही आ रहे हैं। बातचीत की आवाजें उत्तरोत्तर तेज तेज होती जा रही थी। मुझे ये जानने की उत्सुकता हुई कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की तेज आवाज एक साथ आ रही है। मैंने सिरहाने में रखी टॉर्च को लेकर उठने को हुआ ही था कि तभी मेरी श्रीमती जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया। धीरे धीरे से बोली कि चुपचाप लेटे रहिए। वे लोग जंगल की ओर से कॉलोनी में प्रवेश करने लगे। जब मेरे घर के सामने से वो लोग गुजर रहे थे, तो मेरे बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। वातावरण एकदम मतलब भारी सा हो गया। हवा भी मानो ठहर सी गई हो। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उस भीड़ के द्वारा बोली जा रही एक भी बात समझ में नहीं आ रही थी, ना तो मेरे और ना ही मेरी पत्नी के। वो बस ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या शोर हो रहा था। बच्चे जाग न जाए, इसके लिए उसने पल्लवी के कानों को हथेली से ढक लिया था। हिमांशु कुछ बेचैन हुआ, लेकिन वो जागा नहीं। दुख और विपत्ति के समय में देवी देवताओं का ही सहारा होता है। मैंने भी मन ही मन में माँ को याद करना शुरू कर दिया। आदि शक्ति माता प्रदेश में आपका ही संबल है और आप ही रक्षा करने वाली हो। माता के स्मरण से ही डर कुछ कम सा होने लगा। मैंने अपनी पत्नी जी को देखा तो उनका चेहरा डर से बिल्कुल सफेद सा हो गया था। 2-2.5 मिनट का वो समय बहुत ही ज्यादा लंबा लग रहा था। धीरे धीरे वो आवाजें कम होती चली गई। वे लोग जो भी थे कॉलोनी में आ चुके थे या फिर और आगे जा चुके थे। जब शरीर, मन और बुद्धि तीनों की हालत थोड़ी सुधरी, तब मैंने घड़ी की ओर देखा। उस समय रात के 3 बजने वाले थे। हम दोनों पति पत्नी अवाक थे। नींद बिल्कुल गायब हो चुकी थी। मन में यही ख्याल था कि वो लोग कौन थे
जिनकी बातचीत की आवाजें हमने सुनी हैं। जैसे तैसे करके वो रात बीत गई। दूसरे दिन कॉलोनी में गणेश विसर्जन की धूम रही। अड़ोस पड़ोस में रात की घटना से संबंधित कोई हलचल नहीं दिखी और उस संबंध में कोई भी चर्चा नहीं थी। इसका तात्पर्य यह था कि जो विचित्र आवाजें हमने सुनी वो सिर्फ हमने ही सुनी थी, वह किसी और को सुनाई नहीं दी थी और ये बहुत ही हैरानी की बात थी। अतः हमने इस संबंध में चुपचाप रहना ही उचित समझा। अगले 2-3 दिनों तक जब कुछ विशेष बात नहीं हुई तब जाकर हमारा डर कुछ कम हो गया। धीरे धीरे दिन सामान्य तरीके से बीतने लगे। हम उस घटना को भूलने का प्रयास करने लगे, लेकिन भूल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वो घटना फिर से हो गई। वह 30 सितंबर तथा 1 अक्टूबर की दरमियानी रात थी। अचानक से मेरी नींद टूट गई। मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी महसूस होने लगी। वातावरण में भारी और थोड़ा रहस्य सा छा चुका था। रात भर भौंकने वाले कुत्ते भी उस समय बिल्कुल शांत थे। रहस्यमय शोर दोबारा सुनाई देने लगा। इस बार आवाजें कॉलोनी की ओर से उठ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो फिर से 50-60 लोग ऊंची आवाज में बात करते हुए जंगल की ओर जा रहे हैं। मेरी पत्नी भी जाग गई और होठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का संकेत की। मैंने अपना सर हाँ में हिला दिया। धीरे धीरे वो आवाजें पास आती गई। हैरानी यह थी कि मैंने इस बार उन आवाजों में गुस्सा और खुशी को एकदम अच्छे से अनुभव किया होगा। कुछ लोग गुस्से में थे और कुछ शायद दुख में थे, जो शायद से हाय हाय बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है। और कुछ लोग शायद जो खुश भी थे, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, आनंद है, जैसा कुछ कह रहे थे। ये हो सकता है कि मेरा सिर्फ अनुमान हो, वास्तविकता तो मैं इसे नहीं कह सकता क्योंकि उन लोगों की बातचीत स्पष्ट नहीं थी। हैरानी की बात यह भी है कि मेरे को यह भी नहीं पता कि वो लोग इंसान ही थे या फिर कुछ और। जब वे हमारे घर के पास से गुजरे तब कोलाहल बहुत ही तेज हो गया। मेरी बिटिया पल्लवी तो नहीं जागी, लेकिन हिमांशु की नींद खुल गई। वो उठकर बैठ गया। ये लोग कौन है पापा? उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। मैंने उसे तुरंत ही चुप रहने का इशारा कर दिया। तब वो 7 साल का बच्चा हो गया था। डर और समझदारी दोनों की वजह से उसने चुप्पी साध ली। धीरे धीरे वो आवाजें जंगल की ओर चली गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। उस रात पहली बार कुत्तों के भौंकने से राहत मिली। उस समय घड़ी रात के 3:30 बजा रही थी। हमारी बाकी की रात जागते हुए ही निकल गई। हम लोग उस मकान में साल 2001 तक 4 वर्ष और रहे, किंतु उस घटनाओं की फिर से पुनरावृत्ति नहीं हुई। हुई भी होगी तो हमें पता नहीं चला होगा। मुझे लगता है कि वो लोग या तो भूत प्रेत थे या फिर पितृगण थे। उस वर्ष पितृपक्ष शायद 16 सितंबर से आरंभ हुआ था, अतः संभव है कि अपने वंशजों के घर उनसे मिलने आए हों, जैसा कि हमारे समाज में मान्यताएं हैं। संभव है कि हमने 24 सितंबर को उन्हें आते हुए और 1 अक्टूबर को उन्हें पितृमोक्ष अमावस्या को उन्हें वापस जाते हुए देख लिया होगा, या फिर वह भूत प्रेतों की कोई लीला थी। वास्तविकता चाहे जो भी हो, पूरी कॉलोनी में उनके आने जाने को सिर्फ हम 3 लोगों ने ही महसूस किया और ये बेहद ही हैरानी की बात है। आज भी वह घटना यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि ऐसा संयोग से हुआ था या फिर इसके पीछे कोई कारण था। ये घटना आज भी रहस्य ही बनी हुई है। इसे कंटिन्यू करते हैं। मेरा नाम अंकिता है। ये जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मेरी मम्मी के साथ घटी थी। ये उस समय की बात है जब मेरा भाई होने वाला था। उस समय मेरे पापा का ट्रांसफर ऋषिकेश में हो गया, तो इसीलिए हम सब वहीं पे थे। बट जब मम्मी का 7वां महीना शुरू हुआ तब पापा ने उन्हें दादी के घर भेजने का फैसला किया और मम्मी को भी ये फैसला सही लगा। उस समय हमारी समर हॉलिडेज पड़ी हुई थी, तो मम्मी मुझे भी अपने साथ ही लेके चली गई। मेरी दादी का घर हरिद्वार में था। वहाँ हमारी बहुत बड़ी फैमिली थी, तो वहाँ पर मम्मी का ध्यान रखने के लिए बहुत लोग थे और मैं भी बहुत ही खुश थी क्योंकि वहाँ पे मेरी कजन्स भी थी जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकती थी। एक दिन की बात है, उस समय सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। मेरी बड़ी माँ और छोटी माँ और मम्मी सब बात कर रहे थे कि तब तक मेरी दादी आई और बोली,
कि मेरी दीदी गांव से हमारे यहाँ घर कुछ दिन रहने आ रही हैं, तो उनके आने की तैयारी कर लो। यह सुन के सब जल्दी जल्दी अपने काम पर लग गए। फिर हुआ यूं कि मेरी छोटी बहन ने दादी के रहने के लिए कमरा तैयार कर दिया और बड़ी माँ शाम का खाने की तैयारी करने लगी। पर जब उन्होंने फ्रिज खोला तो उन्होंने देखा कि वहां पर तो एक ही सब्जी बची थी। इसीलिए वो जल्दी से तैयार होके मंडी के लिए निकलने लगी। पर जब वो जाने ही वाली थी तो मम्मी ने उन्हें टोका और बोला कि वो भी उनके साथ चलेंगी। इसी बहाने उनकी वॉक भी हो जाएगी थोड़ी सी। लेकिन मेरी बड़ी माँ पूजा पाठ में बहुत मानती थी, इसीलिए उन्होंने मम्मी को बाहर निकलने के लिए मना कर दिया। पर जब मम्मी ने ये बात सुनी तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। फिर बड़ी माँ ने बताया कि प्रेग्नेंट वुमन को सूरज ढलने के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना उनके ऊपर बुरी शक्ति लग जाती है। पर मम्मी के बहुत जिद करने के बाद उन्हें मानना ही पड़ा और मम्मी को वो अपने साथ लेके चली गई। जब मम्मी और बड़ी माँ वहां पहुंचे तो मम्मी ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें छुप छुप के देख रहा है। पर जब मम्मी ने उनकी ओर बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें अपनी सांस बहुत ही भारी सी लगने लगी और बहुत पसीना भी आने लगा। फिर मम्मी ने दूर से ही देखा तो उन्हें वहां एक औरत दिखाई दी और ताज्जुब की बात यह है कि वो भी प्रेग्नेंट थी और मम्मी की तरफ ही देख के हंसने लगी। ये देख मम्मी बहुत ही ज्यादा डर गई और बड़ी माँ को जल्दी से वहां से चलने के लिए कहा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें डरने की बात क्या थी। तो उस समय उस औरत के चेहरे पे जो स्माइल थी वो खुशी की नहीं किसी और ही चीज की लग रही थी। फिर मम्मी वहां से निकलने लगी। मेरी मम्मी जैसे ही घर के गेट के बाहर पहुंची तो उन्हें अचानक से ऐसा लगा मानो किसी ने धक्का दे दिया हो। तो मेरी बड़ी माँ ने उन्हें संभाला और घर लेके आ गई। और जब वो दोनों घर पहुंची तो मेरी दादी ने उन दोनों को बहुत डांट लगाई और बोला कि आज के बाद सूरज ढलने के बाद ये घर से बाहर नहीं निकलेगी। फिर ये आधी रात की बात है, मेरे हिसाब से शायद रात में 2:15 बजे के आसपास का टाइम हुआ था, जब मेरी नींद किसी आवाज से खुली। जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी बिस्तर में लेटी लेटी जोर जोर से हिल के अपने दांत पिसने वाली आवाज कर रही थी। ये देखकर मुझे पहले तो ऐसा लगा कि शायद प्रेगनेंसी का कोई साइड इफेक्ट है, पर धीरे धीरे उनकी हरकत बढ़ने लगी। ये देख के मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा। वो अपने दांत आपस में कटकटा के अजीब सी आवाजें निकाली जा रही थी और अपने बिस्तर पे ही गुलाटियां मार रही थी। ये नजारा अकेले में रात के समय देख के मेरे ख्याल से तो कोई भी डर जाएगा। मैंने जब दादी को ये बताया तो दादी समझ गई थी कि ये रात को बाहर जाने का नतीजा था। फिर दादी ने घर में सबको उठाया और कमरे में लेके गई। जब उन्होंने मम्मी की यह हालत देखी तो उन्हें विश्वास हो गया था कि ये कोई ऊपरी चक्कर है। फिर मेरी दादी ने मेरी मम्मी से पूछा कि कौन है तू। इतना बोलते ही मेरी मम्मी बहुत ही जोर जोर से हंसने लगी, पर वो कुछ भी नहीं बोली। उसके बाद जब वो कुछ ना बोली तो दादी ने बड़ी दादी को अपने कमरे से बुलाया, क्योंकि वो एक ओझा भी थी, उन्हें ऊपरी चीज ठीक करना आता था। उन्होंने कमरे में जाने से पहले दादी से कुछ सामान मांगा और फिर कमरे के अंदर गई। जैसे ही वो अंदर गई तो उन्होंने मम्मी से कोई सवाल किया, कौन है तू और यहाँ क्यों आई है। वो फिर भी कुछ नहीं बोली। फिर दादी ने एक बोतल से गंगा जल निकाल के मम्मी के ऊपर फेंकना शुरू किया। जैसे ही वो पानी उन पे गिरा तो मम्मी ने चिल्लाना शुरू कर दिया और दादी ने फिर से बोला कि बता कौन है। फिर उसने कहा मेरा नाम सपना है। फिर दादी ने पूछा कि तू कहाँ से आई है, तो उसने बोला कि मैं इसके पीछे सब्जी मंडी से आई हूँ। फिर बड़ी दादी ने कहा कि तू यहाँ क्यों आई है, तो उसने बोला कि इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा है और मैं उसे लेने आई हूँ। फिर दादी ने बोला कि ये बच्चा तेरा कैसे हो सकता है, ये बच्चा इसका है। इतना सुनते ही वो बहुत जोर से चिल्लाने लगी और फिर से दादी ने उसके ऊपर गंगाजल छिड़का। फिर बड़ी दादी ने दादी से कहा अपने कुल देवता की छड़ी ले आओ, ये ऐसे नहीं मानेगी। जब दादी हमारी कुल देवता की छड़ी ले आई तो बड़ी दादी ने उसे जोर से मम्मी के हाथ में मारा और मम्मी दर्द में चिल्लाने लगी। फिर दादी ने बोला कि बता तेरे साथ क्या हुआ था, तो उसने बताया कि उसका नाम सपना है, वो सब्जी मंडी के पास में ही रहती थी। एक दिन उसका पति काम से लेट आने वाला था और जब वो खाना बनाने के लिए किचन में गई
तो उसने देखा कि घर में तो सब्जी खत्म हो गई है। उस समय उसका 8वां महीना चल रहा था और वो कुछ सोचे बिना ही सब्जी मंडी चली गई। पर जब वो वहां गई तो अचानक से मंडी में पुलिस आ गई और ये सब देख के जिन सब्जी वालों ने अपनी दुकान गलत जगह पे लगाई थी वो धक्का मुक्की करने लगे और इसी धक्का मुक्की में किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया और वो अपने पेट के बल ही नीचे गिर गई और उसी समय उसके पेट में जोर से दर्द शुरू हो गया और वो वहां तड़पते तड़पते मर गई और उसके साथ ही उसका बच्चा भी। तब से ही उसकी आत्मा उसी सब्जी मंडी में कैद होकर रह गई थी। उसके पति को पता भी नहीं लगा कि उसकी बीवी के साथ क्या हुआ था और आज जब मम्मी सब्जी मंडी गई तो उनके पीछे लग गई और उसे लगा कि वो बच्चा उसी का है। ये सुनते ही दादी की आंख में भी आंसू आ गए और दादी ने एक जोर की आवाज से बोला कि पर अब तू मर चुकी है और ये बच्चा इसका है, चली जा यहाँ से। पर उसने साफ मना कर दिया। तो दादी ने कहा कि तुझे क्या चाहिए? तो उसने बोला कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। बस ये सुन के दादी ने बोला कि मैं तुझे वचन देती हूँ कि मेरी भगवती की कृपा से अगले जन्म में तेरा बच्चा जरूर होगा और वो सही सलामत होगा। फिर इतना कह के दादी ने मम्मी पे 1-2 बार और गंगा जल फेंका। फिर अचानक से मम्मी चिल्लाई और फिर ऐसा लगा कि सब ठीक हो गया हो, वो बिल्कुल शांत हो गई। तो मेरी बड़ी दादी ने बोला कि अब वो चली गई है और कभी वापस नहीं आएगी। फिर दादी ने मम्मी को एक धागा दिया। फिर मम्मी ने हमेशा उसे अपने गले में ही बांध रखा था। ये थी हमारे घर में घटी एक बेहद ही सच्ची घटना जो कि मेरी मम्मी के साथ हुई थी और मैंने इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा था। मुझे विश्वास है कि आप लोग भी इस घटना से कुछ सीख लोगे। तो दोस्तों ये तो थी हमारी आज की पहली कहानी। अब बढ़ते हैं आज की अगली घटना की ओर। ये घटना हमें बताई है हमारे ही सब्सक्राइबर निशान माही ने, जो कि हिमाचल में रहते हैं। उनकी ये घटना बेशक ज्यादा बड़ी नहीं हो लेकिन रोचक बहुत है। तो चलिए अब मैं आपको घटना उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। हिमाचल एक ऐसा राज्य है जिसकी खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि यहाँ की घाटियों में अतीत के पन्नों के कुछ ऐसे राज दफन हैं जिन्हें सुनकर किसी के भी सांसें थम जाएं। मेरा नाम है निशान माही और मैं हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ का रहने वाला हूँ। जो घटना आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आज से करीब 50 से 60 साल पुरानी है और जो कि मेरे घर के बड़े बुजुर्गों ने मुझे बताई थी। तो दरअसल बात ये थी कि एक बार एक पंडित था। वो गांव से कहीं बाहर गया हुआ था किसी काम से और उसको घर आने में देर रात हो गई। वो रात के अंधेरे में ही अपने घर की ओर जा रहा था। उसे जिस रास्ते से गुजरना था वो रास्ता दरअसल एक शमशान से होकर जाता था। जब वो उस शमशान के पास से गुजरा तो उसने देखा कि शमशान में बहुत से लोग एक ही कतार में बैठे हैं और वो सभी लोग खाना खा रहे हैं। वो पंडित तंत्र विद्या में काफी निपुण था। वो देखते ही समझ गया कि ये सब आत्माएं हैं। वो जाकर उनके साथ बैठ के भोजन करने की सोचने लगा, लेकिन पहले तो उसे ये ख्याल थोड़ा ऊटपटांग लगा। फिर वो थोड़ा संकोच करने के बाद वहां पे चला ही गया। वहां पे वो बैठा ही था। एक हैरानी की बात ये थी कि वहां पे जो भी लोग बैठे थे वो उनका चेहरा कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। वो मानो बिल्कुल साई की तरह लग रहे थे। वहां पे परोसने वालों ने उसे भी थाली और गिलास दिया खाना खाने के लिए। गजब की बात तो ये भी थी कि वो गिलास और थाली सोने की थी। वो सभी आत्माएं वहां पे बैठ के मांस खा रही थी। जब उस पंडित ने ये सब कुछ देखा तो वो थोड़ा परेशान हो गया। उन्होंने उस पंडित की थाली में भी मांस परोसा, पर वो पंडित सात्विक भोजन करने वाला था। पंडित बार बार मंत्र उच्चारण करता रहा और मांस को दूर फेंकता रहा। जब वो आत्माएं खाना खाकर वहां से जाने लगी तब उन्होंने उस पंडित से कहा कि तू बहुत ही निडर व्यक्ति है, हम तुझे छोड़ते हैं, पर इस बात का जिक्र कभी भी किसी से मत करना। अगर तूने कभी भी इस बात का जिक्र किसी से किया तो उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। उन आत्माओं ने पंडित को सोने की ईंटें भी दी और वहां से सभी के सभी
एक एक करके गायब होने लगी। जब वो घर आया तो घर वाले सोने की थाली गिलास देखकर बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने पंडित से पूछा कि ये सब चीजें कहाँ से लाए हो। पंडित ने ये गलती की कि उसने सब कुछ सच सच बता दिया। कहते हैं कि उसी वक्त उस पंडित की मौत हो गई थी। बाद में उस पंडित के परिवार वालों ने वो सब सोना बेच दिया और बहुत ही अमीर बन गए। आज ही भी उस परिवार के पास बहुत सी प्रॉपर्टीज है, लेकिन एक बात है, अगर वो पंडित उस राज को राज ही रहने देता तो वो अपनी जान भी ना गंवाता। ये घटना सालों से हमारे गांव में सभी लोग एक दूसरे को बताते रहते हैं। मैं भी इस घटना को जब भी सुनता हूँ तो चौंक जाता हूँ और थोड़ा सा डर भी लगता है। दोस्तों, अगली घटना हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर तक्ष ने, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। तो चलिए अब उनकी घटना को भी जानते हैं। ये घटना उनके मामा जी के साथ घटी थी। अब मैं ये घटना आपको बिल्कुल वैसे ही बताता हूँ जैसे कि तक्ष ने मुझे बताई है। मेरे मामा यूपी के अलीगढ़ में रहते हैं। दरअसल वो एक नाइट के सिक्योरिटी गार्ड हैं। इसी कारण से वो घर पे रात में देर से आते हैं, कभी कभी 12 बजे तो कभी कभी 1 बजे भी। वहां पे वो पिछले 6 साल से काम कर रहे थे। घर आने जाने के रास्ते में एक बड़ा सा चौराहा पड़ता है जहां पे लोग अक्सर उतारा भी करते हैं। तो हुआ यूं कि एक बार मेरे मामा जी देर रात गए घर लौट रहे थे। उस दिन दिवाली भी थी, तो इसीलिए सड़कें ज्यादातर सुनसान ही थी, क्योंकि सभी लोग उस दिन अपने घरों में ही रहना पसंद करते हैं। आसपास पटाखों के शोर का माहौल बना हुआ था। मेरे मामा जी तेजी से घर की ओर बढ़े जा रहे थे, क्योंकि उन्हें उस वक्त काफी भूख भी लग रही थी। वैसे तो वो आत्माओं जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते थे, मगर उस रात जो उनके साथ घटा वो किसी की भी रूह कपाने के लिए काफी था। दरअसल वो चलते चलते उसी चौराहे पे पहुंचे जहां पे लोग अक्सर उतारा करके रखते हैं। उन्होंने देखा कि चौराहे पे ही कई सारी थालियां रखी हुई हैं, और मजे की बात तो ये थी कि उन्हीं थालियों के अंदर कई सारे लड्डू भी रखे हुए हैं। मेरे मामा वैसे तो एक समझदार आदमी है, लेकिन कहते हैं ना, भूख के आगे कोई किसी की नहीं सुनता। वो उन्हीं प्लेटों की तरफ बढ़ने लगे कि तभी उनका फोन बज उठा। फोन पर उनका दोस्त रवि था, जो कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं रहता था, जिसे मेरे मामा ने फोन किया था थोड़ी देर पहले। तो वो बोला कि कहाँ है, मैं लेने आता हूँ। तो मामा बोले कि बस यहीं चौराहे पे ही हूँ। तो उनके दोस्त रवि ने बोले कि वहां क्या कर रहे हो, आते क्यों नहीं हो। तो मामा बोले कि भूख लग रही है यार, यहाँ पे थोड़ी मिठाइयां रखी है, वो सोच रहा हूँ खा लूं। उनकी ये बात सुनते ही इस बचकानी हरकत के कारण रवि को गुस्सा आ गया, और वो उनसे कहने लगे गुस्से में कि पागल हो गया है क्या, पता नहीं है क्या चौराहे पे रखी चीजों में क्या क्या हो सकता है। लेकिन मामा ने उनकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, और मामा ने उसका फोन काट दिया और भागते हुए न जाने क्या शक्ति उन पे हावी हो गई थी कि वो चौराहे पे गए और तुरंत ही एक लड्डू उठा के खाने लगे। लेकिन फिर जो हुआ वो सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। उन्होंने जैसे ही वो लड्डू अपने मुंह के पास लगाया, वो लड्डू उनकी जीभ पे चिपक गया। वो हैरान हो गए। उन्होंने अपने हाथ से उस लड्डू को बाहर निकालने की कोशिश की, तो इस बार उनका दूसरा हाथ भी उसमें ही चिपक गया। उनके एक एक करके दोनों हाथ उसी लड्डू के कारण उनके मुंह के पास से चिपक गए थे। वो बड़े ही परेशान हो गए। वो वहां पे काफी देर तक परेशान होकर बैठे रहे कि तभी वहां पे रवि आ गया। वो भी उन्हें देख के डर गया। रवि ने बहुत कोशिश की, पर वो थाली को और लड्डुओं को मामा से अलग नहीं कर पा रहा था। रवि घर वापस गया और तकरीबन 1 घंटे बाद एक पंडित को और मामा जी के मम्मी पापा को साथ लेके आ गया। जैसे ही पंडित ने मामा को देखा, वो सब कुछ भाप गया। बाबा बोले इसने किसी और के हिस्से में हाथ मार लिया है,
इसीलिए इसका ये हाल हुआ है। तब तक मामा तो मानो अधमरे से हो चुके थे। बाबा ने अपने झोले में से महादेव की और माता की मूर्ति निकाली और थोड़े से दिए जलाए, जिसके बाद उन्होंने कुछ मंत्र मारे, ध्यान किया और उसके बाद उन्होंने मामा से उसी थाली में नाक रगड़वाई और उसके बाद तुरंत ही उनका मुंह से वो मिठाई और थाली छूट गई। वो फौरन ही उन बाबा जी के चरणों में बैठ गए और बोले, आपने तो आज बचा ही लिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये भी थी कि उसके करीब एक हफ्ते तक मेरे मामा बहुत ही ज्यादा बीमार भी रहे। बाद में इस घटना से सीख लेते हुए उन्होंने नाइट शिफ्ट में नौकरी करना छोड़ दिया और उसके बाद वो ये भी समझ गए थे कि लालच सच में ही बहुत बुरी बला है। आज इस बात को तकरीबन 9 साल बीत चुके हैं। अब तक तो सब कुछ ठीक है, मगर कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हमारी छोटी सी भूल भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी सजा बन जाती है। दोस्तों, मेरे चैनल को अगर आप अच्छे से सुनते आए हो तो आपने वैम्पायर्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। अगर आप मेरे चैनल को नहीं भी सुनते हो तो आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी वैम्पायर और इनसे जुड़ी घटनाओं के बारे में जरूर सुना होगा। ये वही वहशी दरिंदे होते हैं जो कि इंसानों की गर्दन में अपने दांत गाड़ कर उनकी जान ले लेते हैं, उनका खून पीते हैं। अक्सर हम लोग यही जानते हैं और सुनते आए हैं कि ये सारी घटनाएं यूरोपीय देशों में होती हैं। लेकिन दोस्तों, जो घटना हमारे सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है वो घटना हमारे ही मुल्क इंडिया की है, जो कि असम में घटी है। और दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि हमारे मीडिया वालों ने भी इस घटना को कभी कवर नहीं किया। दोस्तों, अब मैं आपको वो घटना बताता हूँ। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर ने अपना नाम बताने के लिए हमें मना किया है, तो चलिए अब मैं सीधा घटना बताता हूँ। ये घटना मेरे मामा के एक फ्रेंड के साथ घटी थी और ये एक बहुत ही ज्यादा रहस्यमय घटना है। ये तब की बात है जब मेरे मामा 12वीं क्लास में थे और साल था 2001। मैं आपको बता दूं कि मामा का वो फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसका नाम था मृण्मय हजारिका। वो मेरे मामा का काफी अच्छा दोस्त था। वो पढ़ाई में मामा के साथ अनसॉल्व क्वेश्चंस या फिर जो भी चीजें उन दोनों को समझ में नहीं आती थी वो साथ में बैठ के ही सॉल्व करते थे। अब मैं आपको वो घटना बताता हूँ जिसने हमारे पूरे एरिया को झकझोर के रख दिया। दोस्तों, एक दिन की बात है जब मृण्मय देर रात तक, करीब 12 बजे या 1 बजे के बाद तक भी पढ़ाई कर रहा था। घर के बाकी लोग देर रात होने के कारण सोने जा चुके थे। गर्मी थी, इसीलिए मृण्मय ने सामने की खिड़की खोलकर पढ़ाई कर रहा था। उस वक्त बिजली भी जा चुकी थी, इसीलिए वो लैंप जला के पढ़ रहा था। वो आराम से पढ़ ही रहा था कि इसके बाद की जो घटना है वो उसके घर वालों ने बताई है। दरअसल उसके घर वालों ने बताया कि रात में अचानक से एक जोरदार चीख और लैंप फूटने की आवाज आई। ये तेज आवाज सुन के उसके सारे घर वाले फौरन जाग गए और फौरन ऊपर जाके उसके कमरे में देखने लगे। ऊपर जब वो कमरे में गए तो उन्होंने एक बहुत ही खौफनाक मंजर देखा। उन लोगों ने देखा कि वो खिड़की से नीचे गिर चुका था और हैरानी की बात तो ये थी कि ज्यादा ऊंचाई ना होते हुए भी उसकी बॉडी में अब कोई मूवमेंट नहीं था, यानी कि ये लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। उसे फौरन उसके घर वालों ने डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन वो तब तक मर चुका था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसकी गर्दन पर 2 काटने के निशान थे, जिनमें से खून भी निकल रहा था। इसके बाद ये केस और रोचक तब हुआ जब इस केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम में बताया गया डॉक्टरों ने कि उसकी हार्ट बीट बंद और ज्यादा ब्लड बह जाने के कारण उसकी मौत हुई थी। अब मैं आपको एक बार बता दूं, जब वो अपने रूम से गिरा था तो उसके शरीर पे कोई ऐसा भयानक घाव नहीं था जिसमें से बहुत सारा खून निकल गया हो।
लेकिन रिपोर्ट में यही बताया गया था कि उसका ज्यादा ब्लड निकल गया था, जिस कारण उसकी दिल की धड़कनें बंद हो गई और उसकी मौत हो गई। अब ये तो था डॉक्टरों का पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन वहां के आसपास के लोगों का कुछ और ही मानना था। दरअसल उनके एरिया में ऐसी कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं और सभी लोगों का ये मानना है कि ये कोई दैत्य, जिसे आप और हम एक वैम्पायर के नाम से जानते हैं, ने मारा है। दरअसल ऐसी कई घटनाएं पहले भी वहां पे हो चुकी थी, जिनमें सेम तरीके से ही लोगों की मौत होती, लेकिन कभी भी इस घटना पे पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और ना ही हमारे एरिया के लोगों ने भी इस बारे में ज्यादा कोई खुलासा नहीं किया। बस मुझे जितना मालूम था मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, इस घटना ने मुझे वाकई में अंदर से सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि क्या वाकई में ये जो तरह तरह के दैत्य पूरे विश्व में पाए जाते हैं, क्या इनका वजूद वास्तव में है? और अगर हाँ, तो इनका वजूद कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी जगह में, क्या इंडिया, क्या श्रीलंका। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग आज की हमारी आखिरी घटना की ओर। ये भी हमें हमारी एक सब्सक्राइबर ने ही भेजी है, तो चलिए अब हम उस घटना को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मेरी बुआ की बेस्ट फ्रेंड के नए घर में हुई थी। तब मेरी बुआ की एज 18 से 19 हुई होगी। बहुत दिनों के बाद मेरी बुआ अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर सुबह सुबह घूमने गई थी, जो कि बुआ के घर से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर था। दिन भर उनका काफी अच्छे से बीता। उन्होंने अपनी दोस्त के साथ काफी समय स्पेंड किया और वो काफी एंजॉय की। लेकिन शाम को जब मेरी बुआ अपने घर जाने लगी, तो उनकी बेस्ट फ्रेंड और उसके घर वाले बुआ को आने नहीं दिए और बोले कि इतने दिनों बाद आई हो, कम से कम एक दिन तो रह कर जाओ। मेरी बुआ मना नहीं कर पाई और हंसी मजाक में शाम के 7 साढ़े 7 बज गए थे। तो बुआ भी देखी कि शाम हो चुकी है और उसकी बेस्ट फ्रेंड की भाभी खाना परोस रही है। मेरी बुआ के फ्रेंड के घर पे वो लोग 4 बहन और 2 भाई थे, जिसमें से एक भाई की शादी हो गई थी और सबसे बड़ी वाली दीदी की भी शादी हो गई थी। मेरी बुआ की बेस्ट फ्रेंड उनकी दूसरी बेटी थी, जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी। तो बुआ की फ्रेंड आई और बुआ को बोली कि चलो खाना लग गया है। तो मेरी बुआ हंस पड़ी कि मजाक कर रही हो क्या, इतनी जल्दी तुम लोग कब से खाना खाने लगे, नए घर में आते ही तुम लोगों ने टाइमिंग बदल दिया। तो उनकी फ्रेंड बोली कि नहीं, बस सुबह सुबह जल्दी उठना रहता है, इसीलिए हम लोग जल्दी खा के सो जाते हैं। ये बात सुन के मेरी बुआ को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि वो इतनी जल्दी खाना खा के सोने की आदत उन्हें नहीं थी। फिर भी उन्होंने खाना खाने के बाद बुआ की फ्रेंड के साथ सोने चली गई। तब करीब शायद 8 बजे होंगे, तो बुआ की फ्रेंड लाइट ऑफ करके सो गई। लेकिन बुआ को नींद नहीं आ रही थी। तकरीबन रात के 11 से 12 बजे के बीच में बुआ को भी नींद आने लगी और वो सो गई। लेकिन कुछ देर बाद ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें टच कर रहा है। उन्हें अपने चेहरे पे किसी के हाथ महसूस हो रहे थे। लेकिन कुछ सेकंड बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब बुआ जी की नींद बिल्कुल उड़ चुकी थी, पर वो अब भी आंख बंद करके रखी हुई थी। फिर बुआ ने धीरे धीरे आंख खोल करके अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगी। तो बुआ को अंधेरे में कोई इधर घूमते हुए नजर आया। बुआ को लगा कि शायद कोई घर का ही मेंबर है। बुआ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि कोई उन्हें वैसे टच करे। तो बुआ तुरंत ही अपनी फ्रेंड को उठाने लगी, लेकिन उनकी फ्रेंड पहले से ही जागी हुई थी और बुआ को वो लेटे लेटे ही बोली, सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं। बुआ को बहुत गुस्सा आया, पर फिर भी वो सुबह का वेट करने लगी। फिर जैसे ही सुबह हुई तो बुआ उठी और बुआ अपनी फ्रेंड को रात की बात बताई। तो उनकी फ्रेंड ने एक बहुत ही अजीब जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया जिसे सुन के वो चौंक गई। उन्होंने बोला कि शायद ये उसके पापा या भैया होंगे, मुझे माफ कर देना उनकी तरफ से। बुआ ये सुनकर चौंक गई, क्योंकि उसके पापा और भैया ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। उसके बाद फिर भी बुआ अपने घर आने लगी
पर बुआ की फ्रेंड बुआ को रोकने लगी, लेकिन बुआ इस बार वहां पे नहीं रुकी। उसके बाद मेरी बुआ ने वहां पे जाना ही बंद कर दिया। अब बुआ की फ्रेंड ही बुआ के घर पे आती थी। ऐसे ही धीरे धीरे काफी समय बीतने लगा। 7 से 8 महीने बाद ही मेरी बुआ की फ्रेंड की शादी हो गई थी। तो बुआ सुबह सुबह शादी में गई, शादी अटेंड की और रात को दादी और पापा लोगों के साथ वापस घर आ गई। फिर बुआ पढ़ाई कंप्लीट करके एक टीचर बन गई और बच्चों को ट्यूशन देने लगी। तो बुआ के पास बुआ की फ्रेंड जहाँ रहती थी वहां से बहुत बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए आने लगे। घर पे बुआ अच्छे से सबको पढ़ा नहीं पाती थी, इसीलिए बुआ ने सबको होम टीचिंग करने का फैसला किया। बुआ अब सभी लोगों को उनके घर पे जाके पढ़ाती थी। एक दिन बुआ ट्यूशन पढ़ाने गई तो एक स्टूडेंट की मम्मी बुआ को बोली कि आपकी फ्रेंड आई है आपको मिलने के लिए। तो वो बोली कि वो ट्यूशन खत्म करके अपनी फ्रेंड से मिल जाएंगी। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड के घर चली गई और उससे मिली। उन्हें देखकर सभी लोग वहां पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि वो काफी समय बाद उनके घर पे आई थी। लेकिन उन्हें पता चला कि उनकी फ्रेंड वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और इसीलिए वो मायके आई थी डिलीवरी के लिए। बुआ ये देखकर बहुत ही खुश थी। फिर बुआ की फ्रेंड बुआ को अपने घर पे ही रुकने के लिए बोल दी। उन्होंने वो चाहती थी कि वो उनकी डिलीवरी तक उनके घर पे ही रुक जाए। बुआ रुकना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इस बार अपनी फ्रेंड की जिद के चलते बुआ बोली कि आज जाने दो, कल मैं अपना सारा सामान लेकर यहाँ पे आ जाऊंगी। तो बुआ उसके बाद अपने घर आ गई। अगले दिन बुआ उनके घर पे चली ही गई। उनकी फ्रेंड की डिलीवरी में अभी लगभग 3 महीने बाकी थे। बुआ सामान लेकर के वहां पे जा चुकी थी। बुआ वहां जाकर के अपनी फ्रेंड को बोली कि जिस रूम में बुआ लोग उस दिन सोए थे वहां पे अब नहीं सोएंगे। तो बुआ की फ्रेंड बोली कि ठीक है, वो अपनी बहन की कब्र में उनका इंतजाम कर देंगी। देखते ही देखते टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला और डिलीवरी की डेट भी आ गई। पर बुआ के फ्रेंड को इतना दर्द हो रहा था कि डिलीवरी घर पे ही करवानी पड़ी। जब उनको बच्चा हुआ तो सब लोग बच्चा देखकर बहुत ही डर गए और चौंक भी गए। बच्चा बिल्कुल अस्वस्थ था। उनको बेटा हुआ था, लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह थी कि उस बच्चे का सर आधा खाया हुआ था, जिसकी वजह से बच्चा होते ही मर गया। ये इतना भयानक दृश्य था कि सब लोग ये देखकर बहुत ही जोर जोर से रोने लगे और मेरी बुआ की फ्रेंड तो बेहोश ही हो गई। कुछ दिन बाद जब धीरे धीरे वो लोग इस गम से निकल ही रहे थे तो वो लोग वो घर छोड़ के दूसरे घर में रहने के लिए चले गए। मेरी बुआ अभी भी उन्हीं लोगों के साथ थी। तो एक दिन बुआ की फ्रेंड रोते रोते बुआ को वो बोली कि अब मैं तुम्हें और ज्यादा कुछ भी नहीं छुपा सकती, अब मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। बुआ बोली कि ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तो वो बोली कि जब वो लोग पहली बार उस घर में शिफ्ट हुए थे तब उन लोगों को कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन पहली ही रात को उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि कोई सोने के बाद उन लोगों को टच करता है। ये घर में सभी के साथ हुआ था। फिर भी सब लोगों ने सब कुछ मन का भ्रम सोच के टाल दिया, पर अब ये डेली होने लगा था। रात में अब हम सबको एक साया पूरे घर में घूमता हुआ नजर आने लगा था। यही कारण था कि हम लोग 6-7 बजे के अंदर ही सो जाते थे। फिर जिस दिन बुआ उन लोगों के घर घूमने गई थी उस दिन वो लोग इसीलिए बुआ को वहां रख लिए थे क्योंकि सबको डर लग रहा था और वो लोग ये भी देखना चाहते थे कि अगर कोई बाहर का घर में आएगा तो शायद ये सब बंद हो जाए। पर उस रात बुआ को भी वही फील हुआ था। तो बुआ की फ्रेंड बोली कि उस दिन रात में सबसे पहले उसी को कोई टच किया था, फिर मेरी बुआ को, इसीलिए वो रात में उनसे पहले ही जगी हुई थी और उन्होंने उसे सोने के लिए बोल दिया था। और ताकि बुआ वापस उन लोगों के घर पे ना आए, इसीलिए उन्होंने सारा इल्जाम अपने पापा और भैया पे लगा दिया। फिर बुआ के जाने के बाद उसकी फ्रेंड अपने घर वालों को सब बात बताई कि मेरी बुआ को भी वही फील हुआ कि कोई उसके गाल को सहला रहा हो। फिर उसके बाद जब उनके पापा से नहीं रहा गया तब वो अपने ड्यूटी में काम कर रहे स्टाफ के लोगों से हेल्प मांगे कि कोई ओझा या मौलाना हो
तो कोई बताओ यार, वो लोग बहुत परेशानी में हैं। तब उन्हीं के एक स्टाफ बोला कि हमें गुरुजी को जानते हैं, हम शाम को उन्हें आपके घर पे लेकर आ जाएंगे। तो उनके पापा मान गए, उस गुरुजी के आने के वेट करने लगे। जब शाम हुई तो उनके घर पे वो गुरुजी आए। घर आने के बाद गुरुजी ने कुछ मंत्रों से घर को बांध दिया और उसके बाद नींबू घर के बीच में रख करके कुछ मंत्र पढ़ने लगे। फिर वो बताई कि उसके बाद सबके होश उड़ गए। वो बताई कि उन लोगों के शिफ्ट होने से बहुत पहले एक क्रिश्चियन फैमिली इस घर में रहती थी। घर में सिर्फ हस्बैंड और वाइफ थे, पर उन लोगों के शिफ्ट होने के कुछ महीने बाद ही आस पड़ोस के इंसान उस आदमी को शिकायत करने लगे कि आपको पता भी है कि आपके पीछे आपके घर में क्या चल रहा है। आप जब ड्यूटी जाते हो तब आपके घर में कोई लड़का हमेशा आता रहता है और आपके ड्यूटी से आने से पहले ही चला जाता है। तो वो आदमी सबको इग्नोर करने लगा। पहले तो वो बोला कि नहीं, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है। वो हस्बैंड अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करता था, पर अब आस पड़ोस की बात सुनकर ये सब बातें उसके भी दिमाग में खटकने लगी। हद तो तब हो गई जब उनके साथ काम कर रहे एक स्टाफ से ही उनको पता चला कि उनकी वाइफ किसी लड़के के साथ घर के पीछे से घर के अंदर जाते हुए दिखी थी। तो एक दिन उनका हस्बैंड बोले कि आज पता लगा के ही रहेंगे कि कौन सच बोल रहा है। तो वो लोग ऐसा किए कि डेली की तरह ही ड्यूटी जाने के लिए निकले, पर उसके बाद 25 से 30 मिनट बाद ही वो वापस घर सच देखने के लिए आए। वो मेन गेट से ना जाते हुए पीछे के गेट से अंदर गया। वो एक रेलवे का बंगलो था। वो जो देखा उसके लिए काफी परेशानी का नजारा था। उसने देखा कि वो लड़का और उसकी पत्नी एक साथ बेड पे थे। उसे देखते ही वो लड़का घर में से तुरंत ही भागने के लिए निकल गया। उस दिन के बाद से कभी भी उसकी पत्नी किसी को नहीं दिखी। जब आसपास के लोगों ने उस आदमी से पूछा तो उसने बोला कि वो उसे डाइवोर्स दे चुका है और वो अपने घर पे चली गई है। लेकिन कोई भी इंसान आसपास का उसकी इस बात को यकीन नहीं कर पा रहा था। एक दिन रातों रात उनका पति भी वो घर छोड़ के ट्रांसफर लेकर कहीं और चला गया। सब लोग सब कुछ भूल के वहीं पे रहने लगे और उसके बहुत साल बाद बुआ की फ्रेंड उसी घर में शिफ्ट हो गए। तब बुआ की फ्रेंड के पापा पूछे कि वो औरत क्या हुआ था। तब गुरुजी बोले कि उसका हस्बैंड उस औरत को मार के उसे छोटे छोटे हिस्से करके उस घर के अंदर ही दफना दिया था और वो यहाँ से चला गया। हम ये घर बांध दिए हैं, अब कुछ भी गलत नहीं होगा। उसके बाद सच में कुछ भी गलत नहीं हुआ और सब कुछ नॉर्मल हो गया। पर जब बुआ की फ्रेंड अपने मायके डिलीवरी के लिए आई तब जो बेबी हुआ वो आधा खाया हुआ था। तो उसके पापा वो गुरुजी के पास फिर से गए। तो गुरुजी जब ध्यान में बैठे थे तब देखे कि वो औरत वहां से गई ही नहीं थी, वो वहीं पे थी और शांत थी। लेकिन जब बुआ की फ्रेंड आई तो उसको लालच लग गया बच्चा खाने के लिए, और जब से बुआ की फ्रेंड उस घर पे आई थी उसी दिन से वो धीरे धीरे उनके बच्चे को खा रही थी। जिस रूम में उस औरत को गाड़ा गया था उसी रूम में बुआ की फ्रेंड रह रही थी। पर बुआ के जाने के बाद बुआ की फ्रेंड अपनी बहन के रूम में रहने लगी, वरना बच्चे के साथ वो माँ को भी खा लेती। फिर वो गुरुजी बोले कि वो कभी भी किसी के वश में नहीं आएगी। अच्छा यही होगा कि आप लोग ही उस घर को छोड़ के चले जाओ, वरना धीरे धीरे कुछ ना कुछ गलत होता रहेगा। इसी कारण से उन लोगों ने फौरन वो घर छोड़ना सही समझा। बात करें अब की, तब मेरी फ्रेंड की एक बहुत ही प्यारी सी बेटी है। इस घटना को अब बीते हुए 12 से 14 साल हो गए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आज भी उस घर में कोई भी रहना शुरू नहीं किया। वो घर तब से अब तक बिल्कुल खाली है।